Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल का पहला अध्याय भारत, आकार और स्थिति। जी, ये यूपीएससी की तैयारी की एकदम नींव है। बिल्कुल पर अक्सर ना हम इन बेसिक चीजों के गहरे मतलब को शायद उतना नहीं सोचते। सही कहा। ये सिर्फ कुछ नंबर्स या मैप्स नहीं है, ये भारत की कहानी की शुरुआत है कि भाई इसका भूगोल, इसके इतिहास, इसकी संस्कृति, दुनिया में इसकी जगह, इन सब को कैसे तय करता है। हाँ। तो आज हम हर तथ्य, हर डिग्री, हर किलोमीटर को बारीकी से देखेंगे, सिर्फ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। और हमारा आधार रहेगा एनसीईआरटी की किताब, और साथ में हम यूपीएससी के कुछ पुराने सवाल मतलब पीवाईक्यूज भी देखेंगे। हाँ, उसे अंदाजा लगेगा कि सवाल कैसे बनते हैं इन सीधी सादी बातों से। सही। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। हमारा लक्ष्य है इस चैप्टर की एक ठोस समझ बनाना। सबसे पहली बात, भारत दुनिया के नक्शे पर है कहाँ? एनसीईआरटी कहता है उत्तरी गोलार्ध में। सुनने में तो ये सामान्य लगता है, पर इसके मायने क्या है? मायने हैं, और गहरे मायने हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में होना मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। हमारी जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तक। ओके। और यही अक्षांशीय स्थिति भारत को एक खास जलवायु देती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और जैसे जैसे उत्तर जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय। और इसी का असर दिन और रात की लंबाई पर भी पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है 2013 प्रीलिम्स में एक सवाल भी था दिन रात की अवधि में अंतर को लेकर। हम जानते हैं पृथ्वी के झुकाव और घूमने से मौसम बदलते हैं, पर भारत का ये जो इतना लंबा अक्षांशीय फैलाव है, करीब 30 डिग्री का। हाँ, 30 डिग्री का, इसका भी रोल है। जैसे कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की लंबाई में जो अंतर महसूस होता है। बिल्कुल सीधा संबंध है। देखिए, फंडा ये है कि आप भूमध्य रेखा से जितना दूर उत्तर या दक्षिण जाएंगे, दिन और रात की अवधि का अंतर उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के बहुत पास है, सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर। हाँ। जबकि कश्मीर काफी ऊपर है, करीब 37 डिग्री उत्तर के पास। तो जाहिर है कश्मीर में गर्मियों के लंबे दिन और सर्दियों की लंबी रातें कन्याकुमारी के मुकाबले कहीं ज्यादा महसूस होंगी। अच्छा, तो ये सिर्फ नक्शे पर एक नंबर नहीं है, ये हमारे अनुभव से जुड़ी बात हुई। और इसी अक्षांशीय विस्तार को कर्क रेखा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साफ करती है ना? हाँ बिल्कुल। कर्क रेखा यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से गुजरती है। ठीक बीच से। और ये भारत को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। नीचे वाला उष्णकटिबंधीय, ऊपर वाला उपोष्णकटिबंधीय। और ये किन राज्यों से गुजरती है, ये भी जरूरी है शायद? हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य, ओके। और अक्षांश के साथ साथ देशांतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसका क्या विस्तार है? हमारी मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक। अच्छा। ये भी आप देखें तो करीब 30 डिग्री का ही फैलाव है। हाँ, लगभग उतना ही। ये पूर्वी देशांतर हमें जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रखते हैं, और इसी विस्तार का सीधा असर हमारे लोकल टाइम पर पड़ता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि मुख्य भूमि के अलावा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। हाँ जी। और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये हुई भारत की स्थिति, लोकेशन। अब आते हैं इसके आकार, साइज पर। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये सिर्फ एक रैंक तो नहीं है, इस विशालता के मायने क्या हैं? मायने बहुत गहरे हैं, बहुत फैले हुए हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, या कहें 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 2.4% है। सिर्फ 2.4% एरिया, पर आबादी, खैर वो अलग बात है। तो 7वां सबसे बड़ा देश होने का मतलब है कि हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं।
रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। हम्म। और ये जो विशाल आकार है, यही भारत को एक उपमहाद्वीप जैसा दर्जा देता है, क्यों? क्योंकि इसमें भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। उत्तर में देखिए ऊंचे बर्फीले पहाड़ हिमालय, फिर नीचे विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के, पश्चिम में रेगिस्तान थार, मध्य और दक्षिण में पठार, और फिर लंबी समुद्री तटरेखा। सही। और ये ज्योग्राफिकल विविधता ही लाती है संसाधनों में विविधता, जलवायु में, मिट्टी में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, और यहाँ तक कि संस्कृतियों में भी। बिल्कुल। और सीमाओं का क्या मतलब? लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन वो कितनी लंबी है? भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, लैंड बाउंड्री, वो बहुत लंबी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। 15,200। ओके। और अगर समुद्री तटरेखा कोस्टलाइन की बात करें तो मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा। इसमें गुजरात की कोस्टलाइन सबसे लंबी है ना? जी हाँ, गुजरात की सबसे लंबी है। ये आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, उत्तर की सीमाओं पर विशाल हिमालय पर्वत हैं। एनसीईआरटी उन्हें नवीन वलित पर्वत मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स कहता है। जी। ये सिर्फ एक दीवार की तरह है या इनका और भी महत्व है? नहीं, सिर्फ दीवार नहीं। हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, हाँ, मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश करवाता है, और कितनी ही सदाबहार नदियों का स्रोत है। सही। और हाँ, ये एक तरह का सांस्कृतिक विभाजक भी रहा है इतिहास में। अच्छा, और दक्षिण की तरफ देखें तो? दक्षिण की ओर लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद भारत का हिस्सा हिंद महासागर की तरफ संकरा होता जाता है, एक त्रिभुज जैसा। हाँ, पेनिनसुला। हाँ, प्रायद्वीप, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। एक और दिलचस्प बात एनसीईआरटी में है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री हैं। जी। लेकिन फिर भी अगर नक्शे पर देखें तो उत्तर दक्षिण की लंबाई मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो करीब 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर, वो पूर्व पश्चिम की चौड़ाई गुजरात से अरुणाचल जो करीब 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर, उससे ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों है? डिग्री में तो फैलाव बराबर है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसका कारण है पृथ्वी का आकार और देशांतर रेखाओं का नेचर। देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल। हाँ, उनके बीच की दूरी लगभग बराबर रहती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। अच्छा, पोल्स पर कन्वर्ज होती हैं। हाँ, कन्वर्ज होती हैं। इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ओके। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो उत्तरी हिस्से हैं वहां पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के बीच की असल दूरी दक्षिणी हिस्सों के मुकाबले कम हो जाती है, भले ही डिग्री में अंतर उतना ही हो, 30 डिग्री। अरे वाह, इसलिए उत्तर दक्षिण वाली दूरी किलोमीटर में ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। चलिए, अब भारत की वैश्विक स्थिति पर आते हैं, मतलब दुनिया के नक्शे पर इसकी अहमियत। हिंद महासागर के सिर पर भारत की ये जो सेंट्रल लोकेशन है, यूपीएससी अक्सर इसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व पर सवाल पूछता है। ये स्थिति इतनी खास क्यों है? ये स्थिति वाकई बहुत खास है। पहली बात, भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हाँ, नीचे की तरफ निकला हुआ। जी, और ये पूर्व और पश्चिम एशिया के ठीक बीच में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंद महासागर के जो समुद्री रास्ते हैं उनके बिल्कुल केंद्र में है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। हाँ, ये वो रास्ते हैं जो पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को, पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया और ओशियानिया से जोड़ते हैं। भारत इनके चौराहे पर बैठा है एक तरह से। और फिर ये जो दक्कन का पठार है, ये हिंद महासागर में काफी अंदर तक फैला हुआ है। हाँ, त्रिभुजाकार। इससे भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ पश्चिमी तट से और दक्षिण पूर्व व पूर्वी एशिया के साथ पूर्वी तट से समुद्री संपर्क बनाने में बहुत आसानी होती है। मतलब ये लोकेशन हमें समुद्री व्यापार और दुनिया से जुड़ने का एक नेचुरल एडवांटेज देती है, और शायद इसीलिए इस महासागर का नाम भी भारत के नाम पर पड़ा। निश्चित रूप से। आप देखिए, हिंद महासागर में किसी भी और देश की तटरेखा भारत जितनी लंबी नहीं है। सही। इसी प्रमुख स्थिति के कारण इसे हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहा गया। और फिर 1869 में जब स्वेज नहर खुली, हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। भारत और यूरोप के बीच की दूरी अचानक से 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इससे समुद्री व्यापार और संपर्क और भी तेज हो गया। लेकिन ये संपर्क सिर्फ माल का ही तो नहीं रहा होगा, विचारों का भी आदान प्रदान हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल।
प्राचीन काल से ही ये समुद्री और जमीनी रास्ते दोनों विचारों और चीजों के आने जाने के माध्यम रहे। उपनिषदों का दर्शन, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां। हाँ, पंचतंत्र तो दुनिया भर में फैली। जी, भारतीय अंक प्रणाली, खासकर शून्य और दशमलव का कॉन्सेप्ट, ये सब भारत से दुनिया भर में फैला। मसाले, मलमल। हाँ, मसाले, मलमल और दूसरा कीमती सामान तो मशहूर था ही। और दूसरी तरफ से देखें तो यूनानी मूर्तिकला का असर पश्चिम एशियाई वास्तुकला के एलिमेंट्स जैसे मेहराब, गुंबद, मीनारें ये भारत में आई। तो ये सब भारत की इस सुलभ और केंद्रीय स्थिति के कारण ही मुमकिन हुआ। बिल्कुल। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यही लोकेशन भारत को इंडो पैसिफिक जैसी जो भू रणनीतिक अवधारणाएं हैं उनके केंद्र में रखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। अब जरा पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? जमीन वाली सीमाएं। भारत के स्थल सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम से शुरू करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है, छोटी सी ही सही। हाँ, पीओके वाले हिस्से से लगती है, बहुत छोटी सी। फिर उत्तर में चीन, तिब्बत क्षेत्र, नेपाल और भूटान। ठीक। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये इतनी लंबी और इतने सारे देशों से सटी सीमाएं, इसका मतलब साझा संस्कृति, व्यापार के मौके भी होंगे, पर चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, साझा संस्कृति और व्यापार तो है ही, लेकिन साथ ही सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, कभी-कभी विवाद, ये सारी चुनौतियां भी हैं। और ये सब यूपीएससी के लिए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या आईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही। और दक्षिण में हमारे समुद्री पड़ोसी कौन है? दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। जी, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का एक संकरा सा रास्ता है, जिसे पाक चलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट मतलब पानी का तंग रास्ता जो 2 बड़े पानी के हिस्सों को जोड़े। सही। ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, और मन्नार की खाड़ी भी यही है। मालदीव जो है वो हमारे लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र हमने देशांतरीय विस्तार के समय किया था, समय का अंतर। गुजरात जो पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में है, इनके लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर क्यों है और इसे सुलझाया कैसे गया? जैसा हमने देखा था, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। हाँ, 30 डिग्री। और पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। जी। इसका मतलब है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। 360 बटा 24 घंटे यानी 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री 4 मिनट में। सही। तो भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच ये जो 30 डिग्री का अंतर है, इसके कारण समय का अंतर हो गया 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। पूरे 2 घंटे। हाँ, पूरे 2 घंटे। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। अगर हर शहर अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करता तब तो बड़ी गड़बड़ होती। ट्रेनें कैसे चलती, फ्लाइट्स, रेडियो प्रोग्राम्स, बिल्कुल। बहुत अव्यवस्था फैलती। इसी से बचने के लिए भारत ने एक मानक समय, एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाने का फैसला किया। कैसे चुना ये स्टैंडर्ड टाइम? इसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया चुना गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जी, ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से? ओके। इसी रेखा पर जो लोकल टाइम होता है उसे ही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसी को हम भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। और ये GMT अब जिसे UTC कहते हैं उससे कितना आगे है? ये GMT या अब जिसे UTC कहते हैं उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे। बहुत स्पष्ट। तो ये थे अध्याय के मुख्य कॉन्सेप्ट्स। अब जैसा हमने कहा था, NCERT चैप्टर के आखिर में जो सवाल दिए हैं उन्हें देखते हैं। ये हमारी समझ को पक्का करने और UPSC के नजरिए से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने में मदद करेंगे। ठीक है। पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, MCQs। हाँ। हम हर एक को पूरा पढ़ने के बजाय देखते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ। पहला MCQ पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शंस थे राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। हमने देखा था 8 राज्यों से गुजरती है, ओडिशा उसमें नहीं था। सही, तो उत्तर ओडिशा है। दूसरा MCQ भारत के सबसे पूर्वी देशांतर के बारे में है। वो हमने देखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। बिल्कुल।
तीसरा पूछता है कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं? ये तो नेपाल होगा। सही, नेपाल। चौथा है कि कवरत्ती जाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश जाना होगा? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। जी। और पांचवा कि दिए गए विकल्पों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ताजिकिस्तान की सीधी सीमा नहीं लगती, अफगानिस्तान की लगती है पर ताजिकिस्तान की नहीं। एकदम सही। तो ये एमसीक्यूज सीधे सीधे फैक्ट्स पर थे। कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, देशांतर, पड़ोसी देश, राजधानियां। अब जरा छोटे उत्तर वाले प्रश्न देखें। उनमें पूछा गया है अरब सागर के द्वीप समूहों का नाम। लक्षद्वीप। भारत से बड़े देशों के नाम। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 6 देश। भारत के दक्षिण पूर्व के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार। और हमारे दक्षिणी द्वीप पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव। जी, ये भी तथ्यात्मक जानकारी को मजबूत करते हैं। हाँ, अब आते हैं 2 विश्लेषणात्मक सवालों पर। पहला प्रश्न 3 वही है जिसकी हमने अभी बात की। गुजरात की तुलना में अरुणाचल में सूर्योदय 2 घंटे पहले क्यों होता है, पर घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं? हाँ, तो इसका संक्षिप्त जवाब होगा, कारण है लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार और पृथ्वी का घूमना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, जिससे 2 घंटे का समय अंतर बनता है। और घड़ियां एक समय दिखाती हैं क्योंकि पूरे देश ने एक मानक मध्याह्न रेखा 82.50 डिग्री पूर्व पर आधारित भारतीय मानक समय IST को अपनाया है, ताकि समय में एक रूपता रहे, कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल। और दूसरा विश्लेषणात्मक प्रश्न 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का क्या महत्व है? ये सवाल तो यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व कई डायमेंशंस में है। पहला, स्ट्रेटेजिक। ये पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार मार्गों के केंद्र में है, जिससे भारत को निगरानी और प्रभाव दोनों का अवसर मिलता है। सही। दूसरा, इकोनॉमिक। लंबी तटरेखा और दक्कन प्रायद्वीप का हिंद महासागर में आगे तक जाना इसे पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार में मदद करता है। सुएज नहर ने इसे और बढ़ाया। हाँ। तीसरा, कल्चरल। जैसा हमने बात की, प्राचीन काल से विचारों, धर्मों, वस्तुओं के आदान प्रदान का ये एक प्रमुख रास्ता रहा है। जी। और चौथा, जियोपॉलिटिकल। इसी स्थिति के कारण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक प्रमुख शक्ति है। भारत की सागर जैसी नीतियां इसी पर आधारित हैं। बहुत अच्छे से समझाया। आखिर में एक मैप स्किल्स का सवाल है, जिसमें कई चीजों को भारत के नक्शे पर पहचानने और मार्क करने को कहा गया है। हाँ, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसमें द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, भारतीय उपमहाद्वीप बनाने वाले देश, कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य, हाँ। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, और वैसे इंदिरा पॉइंट अंडमान में, हाँ। उत्तरी अक्षांश, देशांतर रेखाएं, सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, पाक स्ट्रेट, हाँ। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि पाक जलडमरू मध्य, और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को पहचानने को कहा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप आधारित सवाल आते ही हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत काम की है। तो वो क्या होंगी? एक क्विक रिकैप। बिल्कुल। मुख्य प्रीलिम्स पॉइंटर्स ये हो सकते हैं: अक्षांश मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर 8 राज्यों से गुजरती है, क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दुनिया का 2.4%, आकार में स्थान 7वां, स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों को मिलाकर, मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, मिर्जापुर यूपी से, द्वीप समूह लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी पड़ोसी द्वीप श्रीलंका, मालदीव, पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को अलग करती है। बहुत बढ़िया। और अगर मेंस के नजरिए से देखें तो इस अध्याय से क्या मेंस अंतर्दृष्टि या गहरी समझ मिलती है? मेंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अकेले नहीं हैं। भारत की लोकेशन और साइज ये सीधे सीधे इसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, जैसे पड़ोसियों से संबंध, हिंद महासागर की नीति, हाँ। आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, हाँ। आर्थिक विकास को,
संसाधन कहाँ हैं, बंदरगाह कहाँ बनेंगे, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे। और आपदा प्रबंधन भी। हाँ बिल्कुल, आपदा प्रबंधन रणनीतियों को भी। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका और इसके पड़ोसियों के साथ जो जटिल संबंध है, ये सब मेंस के जीएस पेपर 2 IR और पेपर 3 अर्थव्यवस्था सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनकी जड़ें इसी बुनियादी भूगोल में हैं। बिल्कुल। भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या कहाँ है, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी वो हैं। तो इस अध्याय से हमने भारत की भौगोलिक नींव को समझा, पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। दुनिया तेजी से बदल रही है, क्लाइमेट चेंज से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे डीप सी माइनिंग या बेहतर सैटेलाइट्स ग्लोबल ट्रेड के रास्ते बदल सकते हैं। इस बदलते हुए माहौल में भारत का ये विशाल आकार, इतनी लंबी तटरेखा और ये खास ज्योग्राफिकल लोकेशन भविष्य में इसके लिए कौन से नए मौके पैदा कर सकती हैं और कौन सी नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक पढ़ते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.